वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज की तारीख भारत के इतिहास में एक ऐसे नेता के लिए याद की जाती है जिसने आज़ादी के बाद देश की रियासतों का विलय करवाकर अखंड विशाल भारत का आकार खड़ा किया। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हिंदुस्तान लौह पुरुष के नाम से भी जानता। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय लगभग 565 देशी रियासतें थीं, जिनकी जो पैरामाउंट से थी, यानी कि सार्वभौम सत्ता, वो ब्रिटिश ताज में निहित थी। यानी कि ब्रिटेन का जो राज परिवार था, राजघराना था, वो राजा था। वे ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गए आज़ादी के साथ ही। 1857 का जो गदर हुआ हिंदुस्तान में, उसके बाद ब्रिटेन की जो सरकार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान की जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली और जितनी रियासतें थीं उनको मिलाया नहीं, उनके साथ संधि की कि आपकी सुरक्षा, विदेश मामले, संचार, इस तरह के जितने भी अहम मुद्दे हैं, मसले हैं, वो हमारे पास रहेंगे। आप हमारे साथ सहयोग करेंगे और ब्रिटेन का जो राजशाही है या उसके प्रति आप वफादार रहेंगे। आपका मालिक, आपका मुख्तार ब्रिटेन का राजा होगा। बदले में बाकी अधिकार आपके पास सुरक्षित रहेंगे। आप अपना शासन चलाइए। आज़ादी के बाद यह संधि जो अंग्रेज़ों की थी, ब्रिटिश राजघराने की थी, वो ख़त्म हुई और भारत के साथ अब वे रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह उन रियासतों को तय करना था, उनके राजाओं को, नवाबों को। ऐसे समय में सरदार पटेल, जिनके पास हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय का जिम्मा था, उन्होंने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आज सरदार पटेल की जयंती है, इसलिए सरदार की कुछ कहानियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरदार का मिशन पूरा हो, इसके लिए उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे वीपी मेनन, और वीपी मेनन के बारे में भी भारत के हर आदमी को जानना चाहिए। उस व्यक्ति की भी बहुत बड़ी भूमिका रही भारत के आकार को खड़ा करने में। शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हिंदुस्तान के थे, उनके बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर वीपी मेनन ने काम किया। उस समय दोनों ने मिलकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया, यानी कि विलय पत्र तैयार किया, जिस पर तमाम रियासतों के राजा और नवाब लगभग सहमत हो गए। कुछ रियासतें बच गईं, मसलन जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, और वो सहमत नहीं हो रही थी। उनको सरदार पटेल ने कैसे मजबूर किया और हिंदुस्तान में शामिल किया, आज उसी की छोटी छोटी 2 कहानियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद के निज़ाम थे उस्मान अली खान आसिफ, और अंग्रेज़ों ने उन्हें कहा कि आप चाहें तो आज़ाद रहें और चाहे तो आप भारत के साथ चले आएँ। अब नवाब साहब का जो अरमान था वो 7वें आसमान पर चला गया। बोले कि हम तो आज़ाद मुल्क की तरह रहेंगे। वे ब्रिटिश सरकार में हैदराबाद को राष्ट्रमंडल देशों के तहत स्वतंत्र राजशाही का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, उन खेलों का कारण ये है कि वैसे तमाम देश जो ब्रिटिश हुकूमत के तहत रहे, उनके ग़ुलाम देश के तौर पर रहे, उन्हीं देशों का यह एक गुट है जिसको आप राष्ट्रमंडल कहते हैं, कॉमनवेल्थ। और हैदराबाद के निज़ाम ने कहा कि आप कॉमनवेल्थ नेशंस के तौर पर हैदराबाद को शामिल कर लीजिए, हम तो आज़ाद हैं। दिल्ली में बैठे सरदार पटेल को हैदराबाद के मौसम की पल पल की खबर पहुंच रही थी। उन्होंने निज़ाम को भारत में विलय करने को कहा, लेकिन निज़ाम सवाल ही नहीं था। उन्होंने आगा देखा ना पीछा सोचा और 1947 15 अगस्त को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित कर दिया। पटेल को निज़ाम की हरकत तनिक भी पसंद नहीं आई, वो भन्ना गए। माउंटबेटन, जिनके जरिए भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वे चाहते थे कि भारत की सेना बगैर वहां जाए स्थिति को संभाला जाए, यानी कोई भी सैनिक अभियान नहीं चलाया जाए और हैदराबाद को भारत अगर चाहता है कि अपने में शामिल करा लेना तो वो करा ले, कोई रास्ता दूसरा अख्तियार करे।
प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में बैठा हुआ शहर, लगभग 81,000 मील का इलाका, 1,60,00,000 उस समय उसकी आबादी थी। 80% के आसपास की आबादी हिंदू थी, नवाब मुसलमान थे, निज़ाम, और वो आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हो गए। सरदार पटेल को लग गया कि इस राह चल करके कि हम फौज नहीं भेजें, बात नहीं बन सकती। वे अलग अलग विकल्प सोच रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए। और निज़ाम के बारे में उनको खबर मिली कि निज़ाम जो है वो हथियार जुटाने में लग गए हैं, वो खरीद कर रहे हैं हथियारों की। इसका मतलब वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि युद्ध सही तो सही, लेकिन हम रहेंगे आज़ाद। उन्होंने, निज़ाम ने पाकिस्तान के साथ भी अपनी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। अब आप सोचिए, हैदराबाद का निज़ाम हथियार खरीद रहा है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ा रहा है और हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है। पटेल को लग गया कि अब ये सर्जरी का समय आ गया है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने तय किया कि सेना को घुसाओ, और इस सेना के घुसाने वाले अभियान को नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन पोलो। पोलो इसलिए कि उन दिनों हैदराबाद में पोलो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड्स, लगभग 17 ग्राउंड्स थे पोलो के, इसीलिए ऑपरेशन पोलो रखा गया। 13 सितंबर को भारतीय सेना हैदराबाद पर हमला करती है और निज़ाम की फौज 2 दिन भी टिक नहीं सकी। 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। सरदार पटेल ने देश के निर्माण में जो योगदान किया, उसके चलते उनकी जयंती को एकता दिवस के रूप में हिंदुस्तान मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया डैम पर जो उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 2018 में बनी, उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया और हिंदुस्तान के लौह पुरुष को अपने तरीके से याद किया। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। आजादी के पहले 25 साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछली शताब्दी में, जिसमें हर देशवासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था। अब समृद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले 25 वर्ष का अमृतकाल हमारे सामने आया है, अवसर बन के आया है। हमें सरदार पटेल की प्रेरणा से हर लक्ष्य को हासिल करना है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। 565 रियासतों का देश हिंदुस्तान, और उन रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल कराने के लिए एक आदमी मिशन के तौर पर लगा रहा। सोचिए कि वो आदमी लगातार किस तरीके से अपने देश को खड़ा करने की खातिर लगातार कई तरह के हालात से जूझ रहा होगा, कई तरह की मुश्किलें पेश आ रही होंगी, और वो सिर्फ एक ही बात देख रहा था कि यह सब कुछ जो हिंदुस्तान के नक्शे में है, हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। एक दूसरी रियासत जूनागढ़, उसकी कहानी सुनिए। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जश्न में डूबा हुआ था आज़ादी के, तब जूनागढ़ की जो अवाम थी वो असमंजस में थी, क्योंकि उसी दिन जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला लिया गया था। गुजरात में है जूनागढ़। देश आज़ाद हुआ उस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसको लागू किया। इसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी विकल्प दिया गया कि अगर आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, जिसके ज़रिए राजा अपनी रियासत को या निज़ाम अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान के साथ जोड़ सकता है या फिर आज़ाद रह सकता है।
और दोनों देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का ख्याल रखना था। नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान के साथ, जूनागढ़ के नवाब थे, उन्होंने जाने का ऐलान कर दिया। जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मुख्य भूमिका जूनागढ़ के दीवान की थी। उस आदमी का नाम था शाहनवाज भुट्टो। जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का सुझाव शाहनवाज भुट्टो ने ही नवाब को दिया। इतिहासकार और गांधी जी के जो पोते राजमोहन गांधी, उनकी किताब है, उस किताब में वो लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके पीछे थे, जूनागढ़ के पीछे। वो कहते हैं, उनकी किताब है पटेल अ लाइफ, और लिखते हैं कि जूनागढ़ की आज़ादी के संग्राम के बारे में जूनागढ़ में तब 7 लाख लोग रहते थे, जिनमें से 80% हिंदू थे और जूनागढ़ के नवाब यूरोप में थे। राजमहल में कुछ अनबन चल रही थी। 1947 के मई महीने में सिंध के मुस्लिम लीग के लीडर शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बनाए गए थे। अब देखिएगा, भुट्टो और जिन्ना में गहरा संबंध था। भुट्टो जिन्ना के आदमी थे और आगे दीवान बन करके गुजरात, जूनागढ़। खुद जो 2 राष्ट्रों का सिद्धांत था उसको दरकिनार करते हुए हिंदू बहुमत वाला जो राज्य था उसको स्वीकार करने के लिए जिन्ना तैयार हो गए। जिन्ना की सलाह के मुताबिक भुट्टो ने 15 अगस्त तक कुछ भी नहीं किया। जिस दिन पाकिस्तान बना उसी दिन जूनागढ़ ने उसके साथ जाने का ऐलान किया। जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाते वक्त वहाँ की जो जनता थी उसकी राय ली गई हो, इस बात का जिक्र आप कहीं नहीं पाएंगे। 13 अगस्त को भुट्टो ने जूनागढ़ के कुछ अहम कारोबारियों को जमा किया, बुलाया। उसमें से कुछ नाम मैं आपको सुनाता हूँ। एक थे दयाशंकर, बल्कि पूरा नाम था उनका दयाशंकर दवे। वो नेता भी थे। उन्होंने जूनागढ़ की जनता की ओर से कहा कि जूनागढ़ को भारत के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के साथ। उनके अलावा काठियावाड़ की जो राजकीय परिषद थी, वहाँ के एक ढेवर साहब थे, उन्होंने भी शाहनवाज भुट्टो को समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी तरकीबें नाकाम रहीं। आखिर में 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने लगभग 1 महीने तक, चूंकि हिंदुस्तान की तरफ से चिट्ठी गई कि भाई यह हिंदू बहुल इलाका है और तय ये हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, और यह चूंकि हिंदू बहुल इलाका है इसलिए यह आपके साथ नहीं जा सकता है। और उस चिट्ठी का जवाब 1 महीने तक पाकिस्तान ने नहीं दिया। 13 सितंबर को एक तार भेजकर ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया है। 15 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक पाकिस्तान चुप रहा और वहाँ से तार भेजता है कि जूनागढ़ हमारा हो गया। 19 सितंबर को सरदार पटेल ने भारत सरकार के रजवाड़ा खाते के सचिव, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था, वीपी मेनन, उनको जूनागढ़ भेजा। उन्होंने नवाब से मिलने की कोशिश की, लेकिन नवाब से मिलने नहीं दिया गया। मिला कौन? शाहनवाज भुट्टो। उसने जवाब दिया कि हमारा काम हो गया है, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, आप छोड़ दीजिए, दिल्ली आए आप दिल्ली चले जाइए। जूनागढ़ के मामले में भारत सरकार सीधे सीधे कुछ करना नहीं चाहती थी। कर सकती थी, लेकिन वो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का जो नियम था वो बीच में आड़े आ रहा था। इसके मुताबिक जो रजवाड़े हैं जिसके साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उनका अपना रास्ता है, वो विकल्प अपना सकते हैं। ऐसे हालात में भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर सीधा हस्तक्षेप करते तो कानूनी अड़चन आ सकती थी। आखिर में एक रास्ता ये निकला कि भैया जनमत संग्रह के जरिए हम जूनागढ़ पर तय करेंगे। पाकिस्तान तो नहीं चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं भैया, जनमत संग्रह यहाँ होगा, और रायशुमारी करवाई गई। और रायशुमारी में 20 फरवरी 1948, देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, और अगले साल 20 फरवरी 1948 को चूंकि मामला फंसा रह गया, वहाँ रायशुमारी हुई। 2,01,457 लोगों ने, जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, उन्होंने वोटिंग की और 1,90,870 लोगों ने अपना वोट भारत के हक में दिया। पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ 91 मत पड़े। और यह सरदार पटेल की जो बुद्धि थी
जिस तरीके से हिंदुस्तान को वो अलग अलग रियासतों को अपने साथ जोड़ रहे थे, उसके लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहे थे, उसमें जूनागढ़ के लिए उन्होंने जनमत संग्रह का रास्ता इख्तियार किया और कामयाब रहे। इसलिए उनको बार बार हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आज के प्रधानमंत्री भी याद करते हैं। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया। देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। जब हम देश में एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पर पूरा देश उनको याद कर रहा है और आज जो हिंदुस्तान आपको विशाल विराट दिखता है, एक शक्तिशाली देश के तौर पर नज़र आता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका सरदार पटेल की रही। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।